इक्वेशन, इसमें से ओमेगा टी हटा दिया था हम लोगों ने, ओमेगा टी इसमें से निकाल के उसमें डाल दिए। तो ये इक्वेशन बन गया था, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि इसका पाथ इलिप्टिकल होगा। इसका पाथ क्या होगा? इलिप्टिकल होगा। अब स्पेशल केस इसमें, यहां तक प्रीवियस क्लास में पढ़े थे हम लोग। स्पेशल केस नंबर 1, इफ फेज डिफरेंस डेल्टा इज 0, फेज डिफरेंस डेल्टा 0 हो जाए, ये वाला फेज डिफरेंस 0 हो जाए, एक्स की तरफ एक एसएचएम करता हुआ, एक वाई की तरफ, दोनों का कंपोजिशन, मतलब दोनों का कंबाइंड इफेक्ट जो होता है वो इलिप्स होता है। इस इलिप्स का फोटो हम लोगों ने बनाया था ऐसे, इस तरह के इलिप्स में पाथ हो। एक ही पार्टिकल में एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगाने से एसएचएम एक्स डायरेक्शन में एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी हुआ, वाई डायरेक्शन में फोर्स लगाने से इसका ऑसिलेशन वाई डायरेक्शन में हुआ, ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। दोनों में से ओमेगा टी इसमें से निकाल दिए, एक्स वाई इसमें डाल दिए, सॉल्व कर दिए, तो ये इक्वेशन आ गया था। तो ये इलिप्स का इक्वेशन है, इस तरह का इलिप्स होगा, चारों साइड को टच करे, है ना, ये चारों साइड को टच करने वाला इलिप्स है। ये वाला कहलाता है A1, इधर भी A1, मतलब -A1 से +A1। ये वाला कहलाता है A2, y की तरफ, इधर भी A2, मतलब नीचे यहाँ -A2, यहाँ +A2, इसी के बीच में ये ऑसिलेट करे। अब अगर स्पेशल केस हम लोग डिस्कस करें तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि एक ही पार्टिकल पे दो फोर्स लगा है, एक एक्स में और वाई में, दोनों एसएचएम करने लगा, तो उसका पाथ कैसा होगा? इलिप्स होगा ऐसा। अगर फेज डिफरेंस डेल्टा है, इसमें ओमेगा टी है फेज, इसमें ओमेगा टी प्लस डेल्टा है, तो दोनों को घटाएंगे, ओमेगा टी प्लस डेल्टा माइनस ओमेगा टी, तो फेज डिफरेंस कहलाएगा, वो फेज डिफरेंस डेल्टा आएगा। तो फेज डिफरेंस डेल्टा है तो ऐसा इलिप्स ये बनेगा, इसी इलिप्स में घूमेगा पार्टिकल। अब अगर इसका फेज डिफरेंस डेल्टा 0 ले लें, तब इसमें डेल्टा 0 डाल दीजिए, तो इसमें डेल्टा 0 डाल दिया, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाय A1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर। तो कॉस डेल्टा हो जाएगा आपका कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 1 हो जाता है, और साइन डेल्टा हो जाएगा साइन 0 डिग्री, साइन 0 0 हो जाता है। तो ये बन जाएगा -2xy, कॉस डेल्टा 1 हो गया, और ये 1 हो गया इधर, ये 0 हो गया इधर, तो ये x बाई A1 माइनस y बाई A2 का होल स्क्वायर बनेगा। तो ये जो इक्वेशन आ जाएगा y बाई A2 इक्वल टू x बाई A1, इसे इक्वेशन बन जाएगा A2 बाई A1 इंटू एक्स। ये तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, ऑरिजिन से जाता हुआ, इसका ग्राफ खींचिए तो क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन। अगर दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हुए एसएचएम है और दोनों का कंबाइंड मोशन का पाथ जो होगा पार्टिकल का, अगर फेज डिफरेंस कुछ भी नहीं है, 0 है, तब वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, उसका पाथ हो जाएगा पाथ इज ए स्ट्रेट लाइन। अगर फेज डिफरेंस डेल्टा है तो इलिप्स, नहीं तो पाथ इज ए स्ट्रेट लाइन, पाथ इज ए स्ट्रेट लाइन। इस इक्वेशन से भी देख सकते हैं आप, डेल्टा 0 कर दिया तो ये ए साइन ओमेगा टी हो जाएगा, तो 0 टाइम पे दोनों 0 पे रहे, तो अगर डेल्टा 0 कर दिया तो क्या हो गया? ए साइन ओमेगा टी, वाई इक्वल टू हो गया ए साइन ओमेगा टी, और एक्स इक्वल टू हो जाएगा ए कॉस ए साइन ओमेगा टी, ये भी ए साइन ओमेगा टी। एक्स 0 करेंगे तो दोनों 0, टी 0 करेंगे तो दोनों 0 हो जाएगा, 0 0 यहाँ पे पार्टिकल। अब अगर टी का वैल्यू आप वहां से t/2 कर देते हैं, तो ओमेगा को 2 पाई बाई टी बोलते हैं, t/2 कर दिए तो पाई/2 हो जाए 90 डिग्री। तो ओमेगा टी को अगर आप 90 डिग्री कर दिए, ओमेगा टी को अगर 90 डिग्री कर दिए, तो एक्स ए होगा यहाँ, वाई भी ए होगा यहाँ, तो ये पार्टिकल यहाँ आ जाए, ए तक जाएगा। एक्स अगर आप कहिएगा -90 या 270 डिग्री, तो 270 पे ये दोनों निगेटिव हो जाए, दोनों -a ऐसे हो जाए, तो +a से लेके -a के बीच में पार्टिकल
ऑसिलेट करे, ऐसे ऑसिलेट करेगा, ये पाथ हो जाएगा ऐसा। इसी का इक्वेशन होता है y इक्वल टू a2 बाय a1। ये वाला a2 है, ये वाला a1 है। y इक्वल टू a2 बाय a1 इंटू एक्स। तो पाथ इज ए स्ट्रेट लाइन। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है नीट एग्जाम में कि जब दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एसएचएम हो रहा है और उसका कंबाइंड पाथ क्या होगा अगर फेज डिफरेंस 0 है, तो बोलेंगे स्ट्रेट लाइन होगा y इक्वल टू mx जैसा। इसका फोटो ऐसा बन जाएगा स्ट्रेट लाइन। अगर फेज डिफरेंस 0 नहीं है तो इलिप्स होगा। फेज डिफरेंस 0 है तो स्ट्रेट लाइन में ऐसे ऐसे पार्टिकल ऑसिलेट करें। अब दूसरा केस इसमें डिस्कस करते हैं। यहां तक कल पढ़ चुके थे। अब डेल्टा 0 कर दी, अगर फेज डिफरेंस 0 कर दी तो cos 0 1 sin 0 0, ये इक्वेशन बन जाएगा ऐसा। इसको इतना माइनस इतना का होल स्क्वायर बोलेंगे तो y इक्वल टू a2 बाई 1 इंटू एक्स आ जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल ऑसिलेट करेगा। कैसे ऑसिलेट करेगा? स्ट्रेट लाइन। अब दूसरा केस देखते हैं इसमें। मान लीजिए कि फेज डिफरेंस 180 डिग्री होगी। इफ फेज डिफरेंस इज 180 डिग्री, फेज डिफरेंस डेल्टा इक्वल टू 180 डिग्री ले लेते हैं अगर, तो cos 180 डिग्री -1 हो जाता है और sin 180 डिग्री 0 हो जाता है। तो इस फॉर्मूला में यहाँ -1 है, यहाँ 0 डाल दीजिए तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। x बाई a1 का होल स्क्वायर प्लस y बाई a2 का होल स्क्वायर, और ये -1 डालिएगा तो ये प्लस हो जाएगा 2xy बाई a1 a2। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स बाई a1 इंटू वाई बाई a2, y बाय a2 इक्वल टू 0। ऐसा बन गया। ये क्या बन गया? a प्लस बी का होल स्क्वायर। पहला टर्म a की तरह है, दूसरा टर्म b की तरह है। ये बन गया आपका x बाय a1 प्लस y बाय a2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ऐसा बन गया x बाय a1 का होल स्क्वायर प्लस y बाय a2 का होल स्क्वायर इंटू 0 हो गया। इस तरह का बात हो, तो ये होल स्क्वायर इक्वल टू हो गया 0। अब इसको ओपन करेंगे तो हम लोग लिखेंगे x बाई a1 प्लस y बाई a2 इक्वल टू 0। तो ये कैसा आ जाएगा सॉल्व करने के बाद? y इक्वल टू माइनस a2 बाई a1 इंटू एक्स। ये y इक्वल टू माइनस mx हो गया। ये भी स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। इसका पाथ कैसा होगा? इसका पाथ y इक्वल टू माइनस mx का ग्राफ खींचते हैं तो इस तरह का होता है। इस तरह से पार्टिकल, ये भी स्ट्रेट लाइन है। पाथ इज ए स्ट्रेट लाइन। मतलब 0 डिग्री बोले या 180 डिग्री बोले तो पाथ स्ट्रेट लाइन होगा -a से +a के बीच में। पाथ इज ए स्ट्रेट लाइन। x0 y0 करेंगे तो ये दोनों 0 हो जाएगा। जब x -a होगा तो y +a होगा, x +a होगा तो y -a होगा। तो पाथ इसका स्ट्रेट लाइन हो जाएगा और इसी पे ये मूव करेगा। तो दोनों क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आपसे कि दो एसएचएम 90 डिग्री पे, एक x की तरफ और एक y की तरफ, दोनों का कंबाइंड मोशन क्या होता है अगर फेज डिफरेंस 0 हो? तो फेज डिफरेंस 0 होगा तो ऐसा स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। फेज डिफरेंस 180 डिग्री है तो ऐसा स्ट्रेट लाइन में ऑसिलेट करेगा। और अगर फेज डिफरेंस जो है 90 डिग्री हो जाए तब कैसा होगा? तो देखिए केस नंबर 3, ये केस 1, ये केस 2, यहां तक कल पढ़ाए थे। उसमें डेल्टा 0 डाल दिए तो ये स्ट्रेट लाइन आ गया ऐसा वाला, इसमें ऑसिलेट करेगा। 180 डिग्री डाल दिए तो ये स्ट्रेट लाइन हो गया ऐसा वाला, इसमें ऑसिलेट करेगा। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ एसएचएम। दो एसएचएम को कंबाइन किए हैं तो पाथ कैसा होगा पार्टिकल का, ये पूछ रहा है। एक्स वाई प्लेन में वो मूव करेगा तो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा अगर फेज डिफरेंस 0 है। 180 डिग्री है तो ये भी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, लेकिन ये ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। स्लोप इसका निगेटिव हो गया, ये स्लोप निगेटिव हो गया, ये स्लोप पॉजिटिव हो गया। तो दोनों स्ट्रेट लाइन है। अब तीसरा केस इसमें है, अगर फेज डिफरेंस 0 और 180 देख लिए 90 डिग्री हो जाए तो केस 3, इफ फेज डिफरेंस, डेल्टा को फेज डिफरेंस बोल रहे हैं, इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए
तो cos 90 तो 0 हो जाएगा और sin 90 1 हो जाएगा। इसमें ये हो गया x बाई a1 का होल स्क्वायर प्लस y बाई a2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स बाई a1। cos 90 0 हो गया, ये खत्म हो गया, 0 हो गया, बराबर 1 हो गया। इसको बोलेंगे एक्स स्क्वायर बाई a1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई a2 स्क्वायर। ये इसका फोटो खींचने के बाद इलिप्स मिलता है, तो ये भी इलिप्स होगा। इस तरह का इलिप्स हो जाएगा सीधा वाला, ऐसा इलिप्स हो जाएगा। ये होगा प्लस a1, इतना दूरी हुआ a1 और यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिखेंगे माइनस a1, इधर कोऑर्डिनेट लिखेंगे प्लस a1। ये वाला दूरी हो जाएगा a2, इधर वाला भी दूरी हो जाएगा a2। तो ये इलिप्स ही बनेगा। ये पाथ इज इलिप्टिकल, पाथ इज इलिप्टिकल, इलिप्टिकल। तो सेंटर इज 0 0 और इस पूरे लेंथ को बोलते हैं मेजर एक्सिस, 2a हो गया। इस लेंथ को बोलते हैं माइनर एक्सिस, 2b हो गया। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हो गया 2a। लेंथ इस इलिप्स का मेजर एक्सिस मतलब सबसे बड़ा वाला एक्सिस जो है ये मेजर एक्सिस कहलाता है, वो 2a1 हो गया। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2a2 हो जाएगा। वाई एक्सिस की तरफ जो कटा इलिप्स तो उसको लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस बोलते हैं, 2a2 हो जाए। इस तरह के इलिप्स में घूमेगी। तो 90 डिग्री रहने पे इलिप्टिकल पाथ ही होता है। फेज डिफरेंस 90 नहीं था, कुछ था 60 था, तो भी इलिप्स था, वो जनरल इलिप्स था, थोड़ा तिरछा था ऐसे। और ये ऐसा इलिप्स हो जाएगा, ओरिएंटल इलिप्स, इसको बोलेंगे हम लोग इलिप्टिकल पाथ होगा 90 डिग्री। अब इसी में और केस एक लगा दे कि अगर एम्पलीट्यूड भी सेम हो गया तब ये सर्किल बन जाए। ये मैथ में पढ़ाया जाता है मैथ वाले बच्चों को कि ये इलिप्स का इक्वेशन है, इसका ग्राफ खींचते हैं तो ऐसा फोटो बनता है। इस फोटो को इलिप्स बोलते हैं, इसलिए इस इक्वेशन को बोलते हैं इट इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इट इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अंडा जैसा, अंडा का फोटो, अंडा यहाँ पे रख दिया, टॉर्च लाइट डालिए तो कैसा फोटो बनेगा, बोर्ड वो इलिप्टिकल बनता है। अंडा का प्रोजेक्शन अगर लेंगे तो इलिप्टिकल बनेगा। और केस 4 में हम लोग देखेंगे कि अगर डेल्टा 90 डिग्री हो तो इलिप्स बनता था, लेकिन एम्पलीट्यूड सेम हो जाए तब ये सर्किल बन जाए। 90 डिग्री पे ऐसा बनता था, अब a1 a2 को a बोल देते हैं, दोनों सेम मान लेते हैं अगर, तब ये लिखिएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो अगर ये जो फैला हुआ था और ये ऊंचा वाला जो था, कि दोनों बराबर हो जाएगा अगर, तो सर्किल बन जाएगा। सर्किल से इलिप्स कैसे बनाते हैं, ऊपर से सर्किल को दबा देते हैं तो ऊपर वाला लेंथ छोटा हो गया, इधर वाला चौड़ा हो गया। अब इसको बोलते हैं सर्किल, इसमें चारों तरफ ऊपर नीचे एक जैसा लेंथ हो, तो ये ऐसा सर्किल बन गया है ना। x0 डालिएगा तो y प्लस माइनस ए आएगा, x0 डालने पे y a या माइनस ए आएगा। और y0 डालिएगा, ये हो गया x आएगा प्लस माइनस, y0 डालने पे y0 डालने पे x प्लस माइनस ए आएगा। और x0 डाल दीजिएगा तो y प्लस माइनस ए, प्लस ए ऊपर माइनस ए नीचे। तो इस तरह के सर्कुलर पाथ में ये घूमेगा। तो पाथ इज सर्कुलर, पाथ इज सर्कुलर। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको पूछे जाएंगे। पाथ इज सर्कुलर कि दो एसएचएम 90 डिग्री पे अगर है तो प्लेन में मोशन होगा, चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करेगा। और पाथ सर्कुलर कब होगा, जब फेज डिफरेंस दोनों का 90 हो और एम्पलीट्यूड सेम हो, सर्कुलर हो जाएगा। 90 डिग्री एम्पलीट्यूड अलग अलग है तो इलिप्स बन जाएगा। और फेज डिफरेंस 0 है तो वो स्ट्रेट लाइन में घूमेगा। 180 डिग्री है तो स्ट्रेट लाइन में होगा, तिरछा वाला स्ट्रेट लाइन, ऑब्ट्यूस एंगल वाला, ऑरिजिन से जाता हुआ। यही इतना ही केस आपको याद रखना है, कभी भी एग्जाम आप दीजिएगा आगे भविष्य में तो आपको पूछते जाएंगे। इतना ही था कंपोजिशन ऑफ एसएचएम। अब लास्ट टॉपिक इसमें हम लोग पढ़ेंगे डैम्प्ड ऑसिलेशन। वो डैम्प्ड ऑसिलेशन एनसीईआरटी में दिया हुआ है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके स्कूल एग्जाम के लिए, जो अभी पढ़ने वाले हैं। तो उसको बहुत स्टूडेंट नहीं पढ़ता है, तो क्वेश्चन उसी में से आ जाता है, फिर फंस जाता है स्कूल में। तो आगे पढ़ने वाले हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन के पहले आप जरा देख लीजिए फ्री ऑसिलेशन क्या हो। जैसे हमने बताया था कि एक स्प्रिंग को अगर आप लटका दिए, ऊपर से एक ब्लॉक जोड़ दिए,
और इस ब्लॉक को खींच के छोड़ देते हैं और ये मान के चलते हैं कि हवा नहीं है, वैक्यूम में ये सब काम कर रहे हैं। नो एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस नहीं है अगर, तो क्या होगा, इसको आप खींच के छोड़ दीजिएगा कि ये ऑसिलेट करते रहेगा जिंदगी भर, इतना ऊपर जाएगा इतना नीचे आएगा, ये मीन पोजीशन से जितना ऊपर गया उतना ही नीचे आएगा और ये जिंदगी भर ऑसिलेट करते रहे। बचपन में आप खींच के छोड़ दिए थे ऑसिलेट करते हुए, जवान होइएगा आप आके देखिए तो ऑसिलेट कर रहा है, बुढ़ापे में देखिएगा ऑसिलेट कर रहा है, अपने पोते पोती को लेके आइएगा तो देखिए वैसे ही ऑसिलेट कर रहा है। एयर रेजिस्टेंस नहीं रहने पे ये जिंदगी भर प्लस ए तक जाएगा और माइनस ए तक आएगा। इसको बोलते हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, अनडैम्प्ड या फ्री ऑसिलेशन, फ्री ऑसिलेशन। और इसका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने निकाला था, ओमेगा इसका कितना निकाले थे, √k/m, इसको बोलते थे हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते थे एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और टाइम पीरियड निकाले थे 2π/ω0 डाल देंगे तो 2π√m/k। ये पढ़े थे हम लोग, ये हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग हो, वर्टिकल स्प्रिंग हो या इंक्लाइन प्लेन पे स्प्रिंग रख दें और खींच के छोड़ देंगे तो यही आता था टाइम पीरियड का फॉर्मूला, यही आता था एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो जब एयर रेजिस्टेंस नहीं है तब इसमें एनर्जी लॉस नहीं होता है, कुछ भी एनर्जी लॉस नहीं होगा, ये ऑसिलेट करते रहेगा जिंदगी भर। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होता है, मतलब नो लॉस ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इज कांस्टेंट। इसको बोलते हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। लेकिन हम लोग को क्या पढ़ना है, रियल सिचुएशन। रियल सिचुएशन में क्या होता है, आप खींच के छोड़ देते हैं, थोड़ा देर ऑसिलेट करने के बाद रुक जाता है। एक्चुअली में सही बात यही है, एक स्प्रिंग आप अपने घर में लटका दिए, ब्लॉक लगा के खींच दिए तो थोड़ा देर ऑसिलेट करके रुक जाता है। अगर वैक्यूम कर दे तो जिंदगी भर ऑसिलेट करते रहे। तो एक्चुअल में क्या होता है, एनर्जी लॉस होता है। क्यों, एयर फ्रिक्शन के चलते। हवा जो फ्रिक्शन लगाती है, जब वेलोसिटी इधर रहता है तो उसके उल्टा फ्रिक्शन लगता है, जब ऊपर जाता है तो उसके उल्टा लगता है हवा का फ्रिक्शन। नतीजा होता है कि उसका एनर्जी लॉस हो के, फ्रिक्शन के चलते एनर्जी लॉस होकर के धीरे धीरे वो और एम्पलीट्यूड कम होते जाता है और जाके रुक जाता है। तो उसी को आज पढ़ने वाले हैं, नाम है उसका डैम्प्ड ऑसिलेशन। समझ में आया, फ्री ऑसिलेशन और डैम्प्ड, अनडैम्प्ड और डैम्प्ड ऑसिलेशन में फर्क समझ में आया। ये आइडियल केस हो गया, और ऐसा जो है एक्सपेरिमेंट करके लैब में कर सकते हैं। रियल सिचुएशन में ऐसी बात नहीं है, रियल सिचुएशन में हवा फ्रिक्शन लगाएगा ही लगाएगा तो एनर्जी लॉस होगा ही होगा, तो थोड़ी देर के बाद वो रुक जाएगा ही जाएगा। तो उसको बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन, वही पढ़ने वाले हैं। हवा के रेजिस्टेंस के चलते ऐसा होता है। समझ में आया बात जो अभी हम बोले, डैम्प्ड ऑसिलेशन और अनडैम्प्ड ऑसिलेशन में फर्क। अनम्यूट कर रहे हैं। हाँ बोलो जी मुफ्ती, क्या दिक्कत हुआ बोलो। सर एक बार फिर से समझा देंगे, मेनली नेटवर्क इशू हो रहा था यहाँ पर इसीलिए। जैसे स्प्रिंग में ब्लॉक जोड़ के खींच देता है और तो जिंदगी भर ऑसिलेट करते रहता है। नो सर। नो, तो रुक जाता है, क्यों, सर एयर हवा रेजिस्टेंस। उसमें फ्रिक्शन लगाता है, यस एयर सर। रेजिस्टेंस, तो उसी को बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। अगर तुमको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर भेज दें और वहाँ वैक्यूम क्रिएट करके तब ऑसिलेट करा देगा तो एयर फ्रिक्शन नहीं लगेगा, तो वो जिंदगी भर ऑसिलेट करते रहे। तो इसको बोलते हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। जो हम लोग पढ़ते हैं यही वाला पढ़ते हैं, अनडैम्प्ड और फ्री ऑसिलेशन। उसमें क्या है, वैक्यूम में इसको ऑसिलेट कराते हैं तो जिंदगी भर ऑसिलेट करते रहेगा टिल डेथ, रुकेगा ही नहीं, ए जाएगा माइनस ए जाएगा माइनस ए। तो उसमें लॉस नहीं होता मैकेनिकल एनर्जी का, एयर रेजिस्टेंस नहीं रहता है। लेकिन रियल सिचुएशन क्या है, घर में एक स्प्रिंग बांध के ब्लॉक खींच देंगे, थोड़ा थोड़ा देर के बाद रुक जाता है, तो एयर फ्रिक्शन लगता है रियली में, तो जिसके चलते एनर्जी लॉस होते जाता है और धीरे 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 धीरे
एम्पलीट्यूड घटते जाता है और धीरे धीरे रुक जाता है, उसको बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। वही पढ़ने वाले हैं हम। तो अनडैम्प्ड ऑसिलेशन पढ़ चुके थे हम लोग, अभी तक क्लास में जो पढ़े थे अनडैम्प्ड ऑसिलेशन ही पढ़े थे, एयर फ्रिक्शन का चर्चा नहीं किए थे, ये मान के पढ़ते थे वैक्यूम में है। उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी रूट के बाय एम आता था, टाइम पीरियड 2π/ω, तो 2π√k, इसको बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ नेचुरल ऑसिलेशन, मतलब फ्री ऑसिलेशन, या नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी इसको बोलते हैं, नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशन भी बोलते हैं। समझ में आया? यस सर। चलो अब डैम्प्ड ऑसिलेशन पढ़ने वाले हैं लोग आज, रियल सिचुएशन देखने वाले हैं, और एनसीईआरटी में आपके दिया है और आपके स्कूल के एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है, और नीट में तो हर साल पूछता है, जेईई मेन में इसमें से कुछ। इसको बच्चा पढ़ता नहीं है, इसलिए इजी होने के बावजूद भी आंसर नहीं दे पाता है। तो इसमें कुछ मैथमेटिक्स आएगा, उस मैथमेटिक्स को हम लोग अभी 11th-12th में नहीं पढ़े हैं, है ना? तो इसलिए उस मैथमेटिक्स को हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, उसको याद कर लेंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ना है उस मैथमेटिक्स को, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो हम लोग पढ़ेंगे डैम्प्ड ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन। Due to the air resistance, amplitude of oscillation decreases. Amplitude of oscillation decreases with time because of loss of energy, and after some time amplitude of oscillation becomes zero, मतलब ऑसिलेशन रुक जाता है, amplitude of oscillation becomes zero. This type of oscillation is known as damped oscillation. Is known as damped oscillation. तो अब हम लोग ऑसिलेशन जो कराते हैं, स्मॉल वेलोसिटी से ऑसिलेट करता है, ट्रेन के वेलोसिटी से तो ऑसिलेट करता नहीं है। स्मॉल वेलोसिटी के लिए एयर फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला होता है, तो फॉर स्मॉल वेलोसिटी एयर फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। वेलोसिटी ज्यादा है तो एयर फ्रिक्शन ज्यादा लगता है, वेलोसिटी कम है फ्रिक्शन फोर्स, एयर फ्रिक्शन कम लगेगा। एयर फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी एंड अपोजिट टू इट। वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है लेकिन उसके उल्टा लगता है। दैट इज फोर्स ड्यू टू एयर फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ v। तो एयर फ्रिक्शन के जैसे जो फोर्स बोलते हैं हम लोग, वो बोलते हैं माइनस bv। b को बोलते हैं डैम्पिंग कांस्टेंट, v हो गया वेलोसिटी, b को बोलते हैं डैम्पिंग कांस्टेंट। ये एयर फ्रिक्शन का फॉर्मूला लिखे। समझ में आया यहां तक? यस और नो? जल्दी नोट करो तो फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। जल्दी नोट करो तो फिर आगे पढ़ेंगे। बहुत इजी है। डैम्प्ड ऑसिलेशन इसको बोलते हैं, बहुत इजी है। अब क्या है कि जैसे आप स्प्रिंग घर में लटका दिए, घर में जैसे ऑसिलेशन आपका होता है, तो लेट अस कंसीडर द ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम।
oscillation of spring block system considering air friction भी कंसीडर करते हैं, एयर फ्रिक्शन। तो ये जो ऑसिलेशन करता है ब्लॉक स्प्रिंग, इक्विलिब्रियम के बाद अगर आप इसको खींच देते हैं एक डिस्टेंस से, तो इसमें स्प्रिंग फोर्स लगने लगता है kx, इस x के उल्टा ये स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं। साथ में वेलोसिटी इधर भी है तो इसमें एयर फ्रिक्शन भी लगेगा, माइनस bv जो बोलते थे, एयर फ्रिक्शन फोर्स, ये स्प्रिंग फोर्स और ये एयर फ्रिक्शन फोर्स लगने लगेगा। दो फोर्स अब इसको वापस खींचेगा। स्प्रिंग में ब्लॉक बांध के पहले लटक गया, इक्विलिब्रियम तक आया, स्प्रिंग में ब्लॉक को लटका दिए, के स्प्रिंग कांस्टेंट है, उसका इसको खींच के थोड़ा छोड़ देते हैं आप। स्प्रिंग में ब्लॉक लटका दिए घर में और खींच के थोड़ा छोड़ देते हैं, तो ये ऑसिलेट करते करते रुक जाता है। तो स्प्रिंग फोर्स जैसे खींच के छोड़े, स्प्रिंग फोर्स भी लग रहा है इधर, अब वेलोसिटी के उल्टा एयर फ्रिक्शन भी लग रहा है। तो नेट फोर्स इसमें हो जाएगा, नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक इज स्प्रिंग फोर्स प्लस एयर फ्रिक्शन। ये दोनों फोर्स लग रहा है एक ही डायरेक्शन। स्प्रिंग फोर्स एक्स के उल्टा था इसलिए माइनस के एक्स लिखते हैं, एयर फ्रिक्शन वेलोसिटी के उल्टा है इसलिए माइनस बी भी लिखते हैं। अब नेट फोर्स को हम लोग मास इंटू एक्सेलरेशन बोलते हैं, तो नेट फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन बोले। अब न्यूटन्स लॉ से नेट फोर्स को क्या लिखते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ऐसा इक्वेशन बन जाएगा। पहले खाली माइनस के एक्स लेते थे, अब एयर फ्रिक्शन भी जोड़ दिए। तो इसी को हम लोग लिख लेते हैं इधर ले आके। एक्सेलरेशन को हम लोग पढ़े थे कि भाई तीन तरीके से लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन को हम dv बाई dt भी लिखते हैं, v dv बाई dx भी लिखते हैं, दुर्गा रूप, भगवती रूप और काली रूप, ये वाला काली रूप, खप्पर रूप, ऐसा वाला d2x बाई dt स्क्वायर भी बोलते हैं। x को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं वेलोसिटी, फिर एक बार डिफरेंशिएट करते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को डिफरेंशिएशन के फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं, d2x बाई dt स्क्वायर। इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं m इंटू d2x बाई dt स्क्वायर। अब वेलोसिटी को आप लिखते हैं dx बाई dt, इसको इधर की तरफ ले आए वेलोसिटी को, तो प्लस b इंटू dx बाई dt, और kx को भी इधर ले आए तो प्लस kx इक्वल टू 0। ऐसा इक्वेशन बन जाएगा। इसको डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखे हैं इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन, इसी का सिंपल रूप ऊपर लिखा हुआ है। और ऐसे लिखते हैं तो ये थोड़ा भयानक लगता है देखने में, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिखे, d2x बाई dt स्क्वायर। वेलोसिटी को क्या लिखे, dx बाई dt, ऐसा लिख दिए। ठीक है। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके x निकालना है। तो यही मैथमेटिक्स हम लोग अभी नहीं पढ़े हैं। जो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएगा वो पढ़ेगा, जो नहीं जाएगा वो नहीं पढ़ेगा। तो लेकिन सिलेबस में है तो इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट लिखा हुआ है आपको, उस सॉल्यूशन को डायरेक्ट लिखेंगे, x का वैल्यू को डायरेक्ट लिखेंगे हम। जरा देखिए पहले इसको और सुधार लेते हैं। d2x बाई dt स्क्वायर को लिखते हैं प्लस b बाई m इंटू dx बाई dt और प्लस k बाई m इंटू एक्स इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं। अब k बाई m को आप बोलते थे जब खाली एयर डिस्टेंस नहीं रहता था तो ओमेगा नॉट को क्या बोलते थे आप, रूट k बाई m। तो k बाई m को क्या बोलिएगा, ओमेगा नॉट का स्क्वायर। k बाई m को क्या बोलिएगा, ओमेगा नॉट का स्क्वायर। ओमेगा नॉट का क्या बोलते थे, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी। जब अनडैम्प्ड कंडीशन में, जब एयर रेजिस्टेंस नहीं था, तब उस समय का फ्रीक्वेंसी इतना होता था, इतना होता था। इन अनडैम्प्ड कंडीशन, अनडैम्प्ड कंडीशन में जब एयर रेजिस्टेंस नहीं लगता था, खाली यही वाला फोर्स लगता था kx, इसी k बाई m को ओमेगा स्क्वायर बोलते थे। ओमेगा नॉट लिख दिया यहाँ पे अंतर करने के लिए। अनडैम्प्ड कंडीशन, अनडैम्प्ड कंडीशन में जो फ्रीक्वेंसी होता था, k बाई m को ओमेगा स्क्वायर बोल दे। और b बाई 2, b है डैम्पिंग कांस्टेंट है, मैं मास ऑफ ब्लॉक, दोनों कांस्टेंट है।
तो b/2m को हम लोग लेमडा बोलते हैं। कुछ नाम दे दिए, कोई कांस्टेंट दे दिए b/2m को, उसको लेमडा। और एक्चुअली b/2m जो है वो एक कांस्टेंट हो जाएगा। b कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, तो वो एक कांस्टेंट कहलाएगा। और b/2m का रूट ले लेंगे, रूट m के, b/2 रूट m के को कांस्टेंट एक c बोलते हैं, उसको डैम्पिंग कोएफिशिएंट बोलते हैं। b/2 रूट m के को डैम्पिंग कोएफिशिएंट बोलते हैं, ये कांस्टेंट टर्म है, इसको बोलते हैं डैम्पिंग कोएफिशिएंट। डैम्पिंग कोएफिशिएंट, डैम्पिंग कोएफिशिएंट। और ओमेगा को बोलते थे रूट k/m। ओमेगा नॉट यहाँ पे बताए रूट k/m। तो ओमेगा नॉट इंटू सी जब निकालिएगा तो क्या आता है, जैसे एक बार करके देखते हैं। ओमेगा को बोलते थे रूट k/m, तो रूट k/√m बोल सकते हैं। और सी के वैल्यू को अगर यहाँ पे डाल दे 2 रूट m के, तो ये रूट k से रूट k कट जाएगा, रूट m हो जाएगा, b/2m बन जाएगा। b/2m इसको λ/2 भी कह सकते हैं। मतलब b/2m जहां जहां आएगा वहां ओमेगा नॉट सी लिख सकते हैं। नया सब टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि डैम्पिंग कोएफिशिएंट है, सी का वैल्यू दिया रहता है क्वेश्चन में। डैम्पिंग कोएफिशिएंट है मान लीजिए हाफ, डैम्पिंग कोएफिशिएंट मान लीजिए हाफ दिया हुआ है, मान लीजिए डैम्पिंग कोएफिशिएंट हाफ दिया हुआ है, डैम्पिंग कोएफिशिएंट हाफ दिया, तो सी का वैल्यू डायरेक्ट यूज कर सकते हैं आप। तो इसलिए ये सब टर्म लिखा रहेगा तो उसका क्या मतलब होता है बगल में लिख दिए, उसका क्या मतलब होता है बगल में लिख दिए। फिर से एक बार इसको हम बता देते हैं। एक स्प्रिंग ले लिए, इसको खींच के घर में ऑसिलेट करा दिए, तो हम लिखते हैं थोड़ा देर के बाद रुक जाता है। क्यों रुकता है? एयर फ्रिक्शन के चलते, इसका एम्पलीट्यूड घटते घटते रुक जाता है। लेकिन इसके पहले जो चैप्टर पढ़े थे हम लोग, उसमें मान लिए थे कि वैक्यूम में ऑसिलेट कराते हैं और जिंदगी भर ऑसिलेट करता रहेगा, उसको फ्री ऑसिलेशन बोलते थे। फ्री ऑसिलेशन में ओमेगा रूट k/m बोलते थे, रूट कमीना। और एयर इसको ब्लॉक को जब खींच देते हैं एक्स से, वेलोसिटी इधर v हुआ, एक्सेलरेशन a हुआ, तो छोड़ देते हैं तो स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ लगने लगता है और एयर रेजिस्टेंस वेलोसिटी के उल्टा लगता है। और एयर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, तो माइनस बी को बोलते हैं डैम्पिंग कांस्टेंट। तो स्प्रिंग फोर्स माइनस kx और एयर फ्रिक्शन फोर्स माइनस बीबी, ये इक्वेशन बन गया। अब ए को हम लोग लिख सकते हैं d2x/dt², बी को लिखते हैं dx/dt, इन सब को उधर लेते आए तो इस तरह से लिख दी। अच्छा फोन करके बोलो, पूछ ले। ऐसा हो गया m d2x/dt²। तो ये क्वेश्चन बन जाता था, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब इसका सॉल्यूशन जो है, मैथमेटिक्स उतना नहीं जानते हैं तो ये हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ेंगे, तो अभी इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट लिखेंगे। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, m से डिवाइड कर दिए दोनों, तो b/m के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 2 ओमेगा नॉट c। ये ओमेगा नॉट क्या है? यही रूट k/m। c को क्या बोलते हैं? डैम्पिंग कोएफिशिएंट। b/2 रूट mk को डैम्पिंग कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो स्मॉल डैम्पिंग कोएफिशिएंट के लिए हम लोग ऑसिलेशन को पढ़ेंगे। तो डैम्पिंग कोएफिशिएंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, मान लिया बहुत ज्यादा डैम्पिंग हो गया तो क्या हो जाएगा? ऑसिलेट ही नहीं करेगा, थोड़ा भी तुरंत रोक देगा। इसलिए स्मॉल डैम्पिंग कोएफिशिएंट के लिए हम लोग पढ़ेंगे, एक से कम के लिए। डैम्पिंग कोएफिशिएंट एक से ज्यादा हो जाएगा, जैसे अलकतरा है, कोलतार जिसको बोलते हैं, जिससे रोड बनता है, उसमें स्प्रिंग ब्लॉक को खिसकाइए, ऑसिलेट कराइएगा, पूरा ड्रम में कोलतार डाल दिया, उसमें ऑसिलेट कराइएगा तो तुरंत रोक देगा, उसका डैम्पिंग कोएफिशिएंट ज्यादा होगा। तो वैसा जो है एयर का रेजिस्टेंस थोड़ा कम होता है, कम पावर से उसको रोकेगा, तो ऑसिलेशन थोड़ा होगा। बहुत ज्यादा अगर ऑसिलेशन को रोकने के लिए बहुत ज्यादा फ्रिक्शन लगा देंगे तब तो ऑसिलेशन होगा ही नहीं, तुरंत रुक जाएगा। इसलिए कम डैम्पिंग कोएफिशिएंट के लिए हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो डैम्पिंग कोएफिशिएंट b/2 रूट mk को बोलते हैं। तो अब इस इक्वेशन को हम लोग लिख रहे हैं मॉडिफाई करके, इस इक्वेशन को सिंबल ये सब डाल देते हैं इसमें। तो d2x/dt² हो गया ऐसा, d2x/dt² प्लस b/2m, b/m है यहाँ, ये b/2m को ओमेगा नॉट c बोलते हैं, इसको 2 ओमेगा नॉट c बोलेंगे। c हो गया डैम्पिंग कोएफिशिएंट,
और इंटू dx/dt और प्लस k/m को ओमेगा नॉट स्क्वायर बोलते हैं, ओमेगा नॉट स्क्वायर x इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गया डैम्प्ड ऑसिलेशन, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। एनसीईआरटी आप निकाल लीजिए और उसको देख के पढ़िए। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन इसको बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन इसको बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। यहां तक नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, जल्दी नोट करके ओके लिखिए। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। अब इसका आंसर डायरेक्ट लिख लेना। अब चाहे तो ये ओमेगा नॉट सी सब जो लिखे हैं आप नहीं भी लिख सकते हैं, यहीं पे तक छोड़ सकते हैं, तो आपको जानकारी के लिए बता दें। अब देखिए इसका जो आंसर आएगा एक्स का, उसको डायरेक्ट याद करना है। तो इसका इक्वेशन लिखते हैं, इट्स सॉल्यूशन gives the displacement at time t, displacement at time t, displacement को x से लिखते हैं, x इक्वल टू a नॉट x इक्वल टू a नॉट और e टू द पावर करके इसको लिखेंगे। इसका जो इक्वेशन होता है ए नॉट ई टू द पावर करके लिखेंगे, ई नॉट माइनस b/2m इंटू टी, ये एम्पलीट्यूड हो गया, ये हो गया एम्पलीट्यूड। b/2m को हम लोग लैम्डा बोलते हैं, b/2m इंटू टी इंटू साइन, इसका फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन बदल जाए, इसलिए ओमेगा बदल जाए तो ओमेगा नॉट नहीं लिख करके इसको ओमेगा डैश कर देते हैं, इंटू टी प्लस 5। ऐसा कुछ इक्वेशन आता है। ये पूरा पोर्शन एम्पलीट्यूड कहलाता है, ये पूरा पोर्शन एम्पलीट्यूड कहलाता है। इसको ए से लिख सकते हैं और बोल सकते हैं एम्पलीट्यूड, ये टाइम के साथ बदलते रहता है। आप जानते थे थोड़ा टाइम के बाद घट के 0 हो जाएगा, तो एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन which varies with time, which varies with time, which varies with time। तो कितना इसका वैल्यू हो गया, ए नॉट ई टू द पावर माइनस b/2m इंटू टी, ई नॉट इंटू b/2m इंटू टी, ऐसा हो गया ए का वैल्यू। अब इसका ग्राफ आप खींच के देख सकते हैं, ये बदलते जाएगा, टी 0 कीजिएगा तो ये 0 हो जाएगा, ई टू द पावर 0 1 हो जाएगा, ए नॉट हो जाएगा एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा, और अगर इस पे टी इंफिनिटी कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा ए नॉट ई टू द पावर माइनस इंफिनिटी, टी इंफिनिटी कर दीजिएगा तो ए नॉट बाई ई टू द पावर इंफिनिटी। ई का वैल्यू होता है 2.7, 2.7 को इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो इंफिनिटी आ जाएगा, ये 0 हो जाए, तो t इक्वल टू इंफिनिटी पे ये 0 हो जाए। और t अगर इसमें 0 डालिएगा तो आप देखिए a इक्वल टू ए नॉट ई टू दी पावर 0, ए नॉट आएगा। तो 0 टाइम में सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड था, और टाइम जैसे बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा हो गया, घंटों छोड़ दिए, तो एम्पलीट्यूड 0 हो जाता, मतलब ऑसिलेशन रुक जाएगा। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड बदलता है। अगर एयर फ्रिक्शन नहीं लेते थे तो एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता था, मैक्सिमम ए तक जाता था, फिर माइनस ए तक जाता था। इसमें पहली बार ए नॉट तक गया, उसके बाद फिर घट जाएगा, दूसरी बार में फिर घट जाएगा, फिर घट जाएगा, इस तरह से घटते चला जाता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता है टाइम के साथ, एम्पलीट्यूड घटेगा और इनफाइनाइट टाइम पे जाके ये 0 हो जाएगा। और ये जो था ओमेगा डैश को बोलते हैं, जो फ्रीक्वेंसी भी बदल गया,
पहले जितना एक कुछ टाइम में जितना उसका ऑसिलेशन होता था, अब फ्रीक्वेंसी बदल जाएगा। नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड, एक सेकंड में जितना पहले ऑसिलेशन हुआ करता था जब हवा नहीं था, अब एयर के चलते एक सेकंड में ऑसिलेशन कम जाएगा, तो इसलिए फ्रीक्वेंसी बदल जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी आपको याद रखना पड़ेगा। ओमेगा डैश को बोलते हैं k बाय एम माइनस बी बाई 2m का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाता है ओमेगा। अगर ये कम होगा, बी का वैल्यू अगर कम है, मतलब बहुत ज्यादा डैम्पिंग नहीं है, इसको छोड़ देते हैं लगभग 0, तो रूट के बाय एम आ जाएगा पहले वाला फ्रीक्वेंसी। अगर हवा का रेजिस्टेंस नहीं है तो बी 0 हो जाएगा, बी 0 हो जाएगा तो रूट के बाय एम आ जाएगा पहले जैसा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी थोड़ा घट जाता है। तो इसको आप लिख सकते हैं, बी बाई 2m को हम लिखने के लिए बताए थे आपको ओमेगा नॉट इंटू सी। बी बाई 2m को बोलते हैं ओमेगा नॉट सी, सी को बोलते हैं डैम्पिंग कोफिशिएंट, और k बाई एम को ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं, ओमेगा नॉट का स्क्वायर बोलते हैं। तो वैसा अगर आप लिख दीजिएगा तो ये ओमेगा नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा। ओमेगा नॉट का स्क्वायर ले लिया कॉमन, बाहर चला आएगा, तो रूट 1 माइनस सी स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला है। सी को क्या बोलते हैं? डैम्पिंग कोफिशिएंट। ये क्वेश्चन में दिया रहे। तो देखिए डैम्पिंग कोफिशिएंट अगर 1 से ज्यादा हो गया तब तो ये फ्रीक्वेंसी निगेटिव हो जाएगा। रूट निगेटिव तो इमेजिनरी हो जाता है, मतलब ऑसिलेट नहीं करे। डैम्पिंग कोफिशिएंट अगर 1 हो गया, सी का वैल्यू 1 हो गया, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी उसमें भी 0 आ गया। तो सी का वैल्यू 1 से कम रहेगा तब ये कुछ ऑसिलेट करेगा, इसलिए डैम्पिंग कोफिशिएंट कम होना चाहिए, 1 से लेस देन होना चाहिए, है कि नहीं? ऑसिलेशन कराने के लिए डैम्पिंग कोफिशिएंट 1 से कम होना चाहिए। अब बहुत छोटा है डैम्पिंग, 1 से बहुत कम है अगर, तो उसको लगभग इग्नोर कर देंगे, तो ये ओमेगा नॉट के बराबर फ्रीक्वेंसी आ गई। मतलब जैसे पहले ऑसिलेट करता था बिना फ्रिक्शन का जिंदगी भर, उस तरह से ऑसिलेट करने लगे। तो डैम्पिंग कोफिशिएंट मस्ट बी लेस देन 1। इट मस्ट बी लेस देन 1 फॉर ऑसिलेशन। ऑसिलेशन होने के लिए ये थोड़ा कम होना चाहिए। तो हम लोग कम जो है डैम्पिंग कोफिशिएंट, जो कम फ्रिक्शन लगाता है, कम पावर है रोकने का, उसी के लिए ये जो है स्टडी करते हैं, एम्पलीट्यूड धीरे धीरे घटता चला जाए। नोट कर लीजिए यहाँ तक। ये इसका सॉल्यूशन देगा एसएचएम का, ये क्वेश्चन हो गया। अब इसमें एम्पलीट्यूड बार बार बदलता चला जाए, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ये हो जाए, न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन हो गया। इसको क्या बोलते हैं? ओमेगा डैश को। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी फॉर डैम्प्ड ऑसिलेशन, एंगुलर फ्रीक्वेंसी फॉर डैम्प्ड ऑसिलेशन। और ओमेगा नोट को क्या बोलते हैं? एंगुलर फ्रीक्वेंसी फॉर अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। इसको डैम्प्ड ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, फॉर डैम्प्ड ऑसिलेशन, एंगुलर फ्रीक्वेंसी फॉर डैम्प्ड ऑसिलेशन। नोट कर लीजिए इसको। समझ में आया डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या होता है? एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन घटता चला जाता है, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन घटता चला जाता है। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन घटता है। तो आपको पूछेगा कि डैम्प्ड ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो ये उसको याद रखिए। फ्रीक्वेंसी क्या होता है तो इसको याद रखिए, उसको चाहे इसको याद रखिए, ये इसको याद रखना पड़ेगा। स्कूल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा या ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो इसको याद रखना पड़ेगा। जल्दी नोट कर लीजिए, नोट करके ओके लिखिए। ये कैसे आया, उसके लिए उसका मैथमेटिक्स होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन बोल के, वो हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। उसको हायर क्लासेस में पढ़ें। तो इसका अगर ग्राफ खींचेंगे हम लोग एम्पलीट्यूड का टाइम के साथ, हम बोले थे t इक्वल टू 0 पे बोले थे A0 है, t इक्वल टू 0 पे शुरुआत में एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन A0 है, लेकिन बाद में ये घटते चला जाएगा।
शुरू में ऐसे आया ऑसिलेट, बाद में घटते चला गया, घटते गया घटते गया, वहां आया, यहां से भी थोड़ा कम कर दीजिए, ये घटते चला जाएगा और कम होते चला जाएगा धीरे धीरे। ये एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन डिक्रीज करते जा रहे हैं और डिक्रीज करते 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 धीरे 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 खत्म हो जाए ऐसे। तो डिक्रीज करते करते धीरे धीरे खत्म हो जाए, तो हर समय ऐसे डिक्रीज करते जाता है। इसका टॉप पॉइंट को मिलाते चले गए, देखिए डिक्रीज करते करते 0 हो जाए, टाइम के साथ ये खत्म हो जाए, टाइम के साथ ये खत्म हो जाएगा, ऐसे घट रहा है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऐसे घट रहा है ना। तो क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन घटते चला जाएगा। ये इक्वेशन लिखा हुआ है x इक्वल टू ए नॉट e टू द पावर माइनस b बाई 2m इंटू टी इंटू साइन ओमेगा डैश टी प्लस पाई। इस इक्वेशन का ये फोटो। अब एनर्जी क्वेश्चन में पूछता है कभी कभी कि एनर्जी क्या हो, तो एनर्जी को हम लोग एम्पलीट्यूड को जो लिखे थे b बाई 2m, तो वहां पे आप जो बोलते थे हाफ के ए स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर कर देंगे, तो एनर्जी है, एनर्जी भी घटता चला जाएगा क्योंकि लॉस होगा फ्रिक्शन के चलते। एनर्जी ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन ई को लिखेंगे किसी टाइम टी के साथ, ये भी घटता चला जाएगा, तो हाफ के ए स्क्वायर लिख दीजिए, हाफ के ए स्क्वायर कर दीजिए, तो हाफ के ए का स्क्वायर कीजिएगा तो ए नॉट स्क्वायर, ए कितना था, ए नॉट ई टू द पावर माइनस बी बाई 2m इंटू टी, इसका स्क्वायर करेंगे तो ए नॉट स्क्वायर आ जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 कट जाए, ई टू द पावर माइनस बी बाई एम इंटू टी आ जाएगी। एनर्जी भी टाइम के साथ बदल रहा है, तो पूछेगा कितने टाइम के बाद एनर्जी आधा हो जाता है। अगर पूछा कि लेट टी इक्वल टू टी हाफ, इतने टाइम के बाद एनर्जी जो है, इनिशियल एनर्जी टी इक्वल टू 0 डालिएगा तो हाफ के नॉट स्क्वायर को इनिशियल एनर्जी बोलते, हाफ के नॉट स्क्वायर को बोलेंगे इनिशियल एनर्जी। इनिशियल एम्पलीट्यूड ए नॉट था, मतलब एट टी इक्वल टू 0 पे एनर्जी टी इक्वल टू 0 डालिएगा तो ये 1 हो जाएगा, कितना होगा, तो ई नॉट बाई 2 हो गया। इसको बोल सकते हैं, आप पहले से क्वेश्चन को लिख देते हैं, ई नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस बी बाई एम इंटू टी। ई नॉट हो गया इनिशियल एनर्जी। फ्री ऑसिलेशन में इतना एनर्जी होता था। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कितने टाइम ये एनर्जी घट रहा है, तो कितने टाइम के बाद आधा हो गया इनिशियल एनर्जी, टी इक्वल टू टी हाफ पे मान लीजिए कि ई घट करके ई नॉट बाई 2 हो गया, तब इस इक्वेशन में डाल दीजिए ई का वैल्यू, यहाँ पे डाल दीजिए ई नॉट बाई 2 और टाइम निकाल लीजिए, टी के जगह पे डाल दिए टी हाफ, तो जब टी हाफ हुआ तो एनर्जी ई नॉट बाई 2 हो गया, ये वाला एनर्जी ई नॉट बाई 2 हो गया, ई नॉट बाई 2 डाल दिए यहाँ पे, ई नॉट कट जाएगा, इससे टी हाफ निकल जाएगा, तो कितना चलाएगा टी हाफ, तो ये बराबर हो गया हाफ इक्वल टू ई टू द पावर माइनस बी बाय एम इंटू टी हाफ। अब लॉग ले लीजिएगा दोनों तरफ, log 1 0 हो जाता है, ये हो गया माइनस log 2, और ये m पे पावर n है, n प्रोडक्ट में आ जाता है, b बाय एम टी हाफ, दोनों तरफ क्या ले लिए log m पे पावर n रहता है तो n चलाता है प्रोडक्ट में, तो ये वाला चलाएगा पावर प्रोडक्ट में, और log e टू द बेस e को 1 बोल देंगे, ये log 1 होगा माइनस log हाफ, log 1 0 हो जाता है, लिखिए चाहे नहीं लिखिए। तब यहाँ के बाद हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, ऐसे ऊपर में जगह इधर नहीं है, तो log 1 0 हो गया, माइनस log 2 टू द बेस e हो गया, ये बच गया माइनस बी बाय एम इंटू टी हाफ, और log e टू द बेस e 1 हो जाता है, वो 1 हो, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो कितना टाइम के बाद एनर्जी आधा हो जाएगा, तो ये log 2 टू द बेस e डिवाइडेड बाय b बाय m,
इतने टाइम के बाद एनर्जी आधा हो जाए। तो एनर्जी भी घटता है, एम्पलीट्यूड घट रहा है तो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शन होता है, तो एनर्जी भी घटता चला जाए। तो इतने टाइम के बाद आधा एनर्जी हो जाए। एट दिस टाइम एनर्जी इज हाफ ऑफ इनिशियल एनर्जी। एनर्जी इज हाफ ऑफ इनिशियल एनर्जी। हाफ ऑफ इनिशियल मतलब इसमें एनर्जी भी लॉस होता है फ्रिक्शन के चलते। तो कितने टाइम के बाद एनर्जी आधा हो जाए, आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन सॉल्व एग्जांपल में बनाया हुआ है। तो इतने टाइम के बाद आधा हो जाए, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है स्कूल के एग्जाम। इतने टाइम के बाद एनर्जी आधा हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। नोट करके ओके लिखिए। तो डैम्ड ऑसिलेशन का एनर्जी का ये फॉर्मूला हुआ, ए नॉट का वैल्यू लाके यहाँ डाल दी, ए का वैल्यू डाल दी। अब टी इक्वल टू 0 पे एनर्जी कितना होगा, हाफ के ए नॉट इसका यहाँ लिख दिए। अब क्वेश्चन पूछा कि इतने टाइम के बाद एनर्जी आधा होगी, तो इतने टाइम के बाद एनर्जी आधा होगी। नोट कर लिया। दूसरा ये भी पूछ सकता है कितने टाइम के बाद एम्पलीट्यूड आधा हो जाए। तो ये इक्वेशन एक ही जैसा है, खाली ए की जगह ई लिखा हुआ है, ए नॉट की जगह ई नॉट लिखा हुआ है, यहाँ पे बी बाई 2m है, तो ऐसा ही आंसर आ जाएगा, बी बाई 2m हो जाएगा खाली। तो दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि कितने टाइम के बाद एम्पलीट्यूड आधा हो जाता है। कितने टाइम के बाद एम्पलीट्यूड आधा हो जाता है, ये क्वेश्चन पूछेगा। हिंदी में बोल रहा है, कितने टाइम के एम्पलीट्यूड घट रहा है तुम बोला ना, तो कितने टाइम के बाद एम्पलीट्यूड इनिशियल का आधा हो जाता है। एम्पलीट्यूड इनिशियल एम्पलीट्यूड का हाफ हो जाए, यही बोल रहे हैं, इनिशियल एम्पलीट्यूड का हाफ हो जाए। यही क्वेश्चन तुमको बनाना है। तो तुम जानता है एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला, जैसे एनर्जी वाला निकाले वैसे ही निकाल रहे हैं। मान लो एनर्जी नहीं समझा तो यहाँ से समझ जाएगा, फिर दोबारा कर रहे हैं, उसी टाइप का है। ए बराबर ए नॉट टी टाइम पे एम्पलीट्यूड तुम जानता है, ए बराबर ई नॉट बी बाई 2m इंटू टी, ऐसा होता है। तो लेट एट टी इक्वल टू टी हाफ, कितने टाइम के बाद एम्पलीट्यूड इक्वल टू ए नॉट बाई 2 हो जाए। इनिशियल एम्पलीट्यूड को ए नॉट बोलते हैं, टी 0 डालेगा तो ए नॉट आएगा, तो इसमें डाल देते हैं। ये वाला 80 की जगह ए नॉट बाई 2 डालेंगे तो टी की जगह टी हाफ लिख देंगे। 80 की जगह ए नॉट बाई 2 डाल दिए और टी की जगह पे टी हाफ डाल देंगे, ऐसे लिख दिया। टी हाफ एक सिंबल है जो बताता है इतने टाइम के बाद आधा हो जाए। ए नॉट कट जाएगा, ये बचा हाफ बराबर ई टू द पावर माइनस बी बाई 2m इंटू टी हाफ। अब इसमें बोलते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, वहां डायरेक्ट लिखे थे, यहाँ लिख देते हैं तोड़ तोड़ की। टेकिंग लॉग टू द बेस ई बोथ साइड्स, दोनों साइड लॉग चिपकाइए। इसको क्या लिखिए, लॉग हाफ। तो लॉग m बाई n का फॉर्मूला होता है log 1 माइनस log 2, उधर हो जाएगा log e टू द पावर माइनस b बाई 2m इंटू टी हाफ। लॉग x पे पावर m पे पावर n रहता है, तो ये पढ़े हम लोग शुरू से, ये n log m हो जाता है, ये फॉर्मूला होता है। तो यही वाला फॉर्मूला इसमें लगा देंगे। और उधर log m बाई n वाला फॉर्मूला होता है log m माइनस log n, log m माइनस log n। ये 11th में बच्चे को सीखना जरूरी होता है। ये दो फॉर्मूला लॉग का, एक ये वाला, ये वाला, इसको लिख देंगे ऊपर वाले फॉर्मूले से, log 1 माइनस log 2, log 1 माइनस log 2 इक्वल टू, इसको लिख देंगे नीचे वाला फॉर्मूला से। ये ई पे जो पावर है वो चलाएगा प्रोडक्ट में, log e टू द बेस ई, ऐसा बन गया। अब यहां के बाद इसको log 1 0 होता है, log 1 टू द बेस ई 0 होता है, और log e टू द बेस ई 1 हो।
दोनों तरफ बेस सेम है और यहाँ वैल्यू भी वही रखा है जो बेस में है, तो ये 1 हो जाए। ये 4 फॉर्मूला लॉग का याद रखना। तो यहाँ तो log 1 0 लिख देगा तुम यहाँ। तो यहाँ के बाद जो है जगह नहीं है तो ऊपर ले चलते हैं इसको। यहाँ के बाद जगह नहीं है तो ऊपर ले चलते हैं, वहां लिखते हैं। तो log 1 को तुम 0 बोल देगा, माइनस log 2 रहा, और इधर हो गया माइनस b/2m इंटू टी हाफ, और log e टू द बेस इस वाले फॉर्मूले से 1 लिख दे। अब माइनस माइनस कट गया तो टी हाफ बच जाएगा log 2 टू द बेस e डिवाइडेड बाय b/2m। b/2m लैम्डा था तो log 2 बाय लैम्डा हो गया। अब log 2 टू द बेस e, तो एनर्जी में भी ऐसा ही फॉर्मूला आया था, खाली b/m था। यहाँ इसमें यहाँ 2m था तो b/2m आया, एनर्जी वाले में b/m था तो b/m आया था। इतने टाइम के बाद एम्पलीट्यूड आधा हो जाएगा इनिशियल का। समझ पाया क्वेश्चन को? इतना ही था डैम्प्ड ऑसिलेशन। दिस इज ऑल अबाउट डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो जब एयर फ्रिक्शन रहेगा तो एम्पलीट्यूड घटते जाएगा और उसके बाद रुक जाएगा, ऑसिलेशन बंद हो जाएगा। तो कितने टाइम के बाद एम्पलीट्यूड शुरू से आधा हो जाएगा? तो इतने टाइम के बाद। समझ रहा है जी? मुस्तफी, अभिषेक, नवलेश, आयुष, स्नेह, सूर्यकांत। अब इसके बाद लास्ट टॉपिक है फोर्स्ड ऑसिलेशन। झूला झूला है कभी? जब झूला एक बार झूला के तुम जो है झूलते रहता है झूला, तो हवा के चलते धीरे धीरे रुकने लगता है। एगो दोस्त को खड़ा रखता है पीछे में, मारता है धक्का, फिर बढ़ जाता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड बढ़ा देता है धक्का मार के, फोर्स लगा के। धक्का लगाना मतलब फोर्स लगाना। तो बार बार धक्का मारते रहता है तो तुम झूला पे झूलते रहता है। तो मान लो कि एयर रेजिस्टेंस भी है और साथ में पीरियोडिक फोर्स भी लगा रहा है। सिंपल पीरियोडिक फोर्स को एफ साइन ओमेगा नॉट बोलते, ओमेगा टी बोलते हैं। साथ में फोर्स भी लगा रहा है बार बार लगातार, तो उसको बोलते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन। इन द केस ऑफ damped oscillation, in the case of damped oscillation, amplitude decreases with time। अभी पढ़े हम लोग, amplitude decreases with time पढ़े हम लोग। एम्पलीट्यूड धीरे धीरे घटते जाता है। अगर मान लो एम्पलीट्यूड को बढ़ा देना है, घट रहा है, तो एक्स्ट्रा फोर्स लगाना होगा। इफ a periodic force is applied, periodic force F equal to F naught sin omega t, इसका फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, is also applied, then amplitude of oscillation may increase। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन आप चेंज कर देते हैं फोर्स लगा के, में भी इंक्रीज्ड। तो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, इसको अलग लिखने के लिए इसका फ्रीक्वेंसी अलग है, इसमें डी नाम लिख देते हैं, ओमेगा डी इंटू टी कर देते हैं। ये ओमेगा से कंफ्यूज नहीं होगा, अलग है इसका फ्रीक्वेंसी। ओमेगा डी नाम दे दिया, कुछ नाम दे दिया अलग सा, ओमेगा डी। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड घटते जाता था। अब बार बार ये फोर्स, इसको पीरियोडिक फोर्स बोलते हैं, साइन फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन है। तो बार बार एक खास टाइम के बाद फोर्स लग रहा है तो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बढ़ जाएगा। तो इस केस में इक्वेशन क्या होगा? इन दिस केस
इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा नेट फोर्स। नेट फोर्स अब 3 हो गया। एक स्प्रिंग फोर्स के चलते लग रहा था, खींच के छोड़ दिया स्प्रिंग ब्लॉक को, तो एक एयर रेजिस्टेंस के चलते लग रहा था माइनस बीबी, और एक फोर्स तुम इधर हाथ से मार के लगा रहा है ओमेगा डी इंटू टी। ऐसा हो गया। अब नेट फोर्स को एमए बोलते हैं हम लोग, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो ये हो गया माइनस के एक्स, और वेलोसिटी को बोल देते हैं डी एक्स बाई डी टी, और प्लस एफ नॉट साइन ओमेगा डी इंटू टी। अब एक्सीलरेशन को हम लोग बोलते हैं डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, स्टाइल मार के। इन सब को, इन दोनों को उधर ले आते हैं, तो प्लस बी इंटू डी एक्स बाई डी टी, अब प्लस के एक्स इक्वल टू एफ नॉट साइन ओमेगा डी इंटू टी। ऐसा हो गया इक्वेशन। तो पहले आया था यहाँ 0, फोर्स नहीं लगाया था, तो डैम्प्ड ऑसिलेशन में यहाँ 0 आया था। अब तुम फोर्स भी लगा रहे इसलिए फोर्स वाला टर्म आ गया। यही इक्वेशन हो गया फोर्स्ड ऑसिलेशन। इसका भी एक्स का वैल्यू हम लोग को डायरेक्ट लिखेंगे, क्योंकि ये मैथमेटिक्स को सॉल्व करने के लिए अभी पढ़े नहीं है मैथमेटिक्स, 11th 12th में हायर क्लासेस में पढ़ना। तो पहले यहाँ तक लिख लीजिए आप जल्दी से, तो फिर काम करते हैं आगे। लिख लिया? तो झूला झुलाने के लिए अलग से फोर्स लगाने वाला आदमी रखा है, वही फोर्स लगा रहा है। हवा के रेजिस्टेंस के चलते वो रुकना चाहता है। तो अब क्या है, इसमें थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एम से डिवाइड कर देते हैं। जैसे पहले किए थे उसी तरह से कर लेते हैं। प्लस बी बाई एम इंटू डी एक्स बाई डी टी, इधर भी एम से डिवाइड हो जाए तो के बाई एम इंटू एक्स, यहाँ हो गया एफ नॉट बाई एम इंटू साइन ओमेगा डी इंटू टी। अब बी बाई एम के का रूट ले लिए, इधर 2 लिख देते हैं, तो इसको डैम्पिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग अभी पढ़े थे? डैम्पिंग कोफिशिएंट। डैम्पिंग कोफिशिएंट। और ओमेगा नॉट को हम लोग पढ़ते थे रूट कमीना के बाई एम। ओमेगा नॉट सी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बी बाई 2m आ जाता है। तो हम लोग इस सब को वैल्यू को वहां डाल देते हैं, तो डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी बाई एम को बोलेंगे 2 ओमेगा नॉट सी इंटू डी एक्स बाई डी टी, के बाई एम को बोलेंगे ओमेगा नॉट स्क्वायर साइन ओमेगा डी इंटू टी। ऐसा इक्वेशन बन गया। अब इसी इक्वेशन का सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे। सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन मतलब एक्स निकालना। सॉल्यूशन निकालना मतलब एक्स निकालना। गिव्स displacement of the oscillating body at any time t। t के टर्म में इक्वेशन आए, इसको सॉल्व करने से क्या आएगा? एक्स। एक्स को हम लोग, शुरू में मोशन कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन लगातार फोर्स लगाते रहेगा तो फोर्स का जो फ्रीक्वेंसी था ये ओमेगा डी, इसी फ्रीक्वेंसी से बाद में ऑसिलेशन होना शुरू हो जाता है। इसलिए इसका जो इक्वेशन लिखते हैं हम लोग, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा डी इंटू टी प्लस 5। ओमेगा डी हो गया जो फोर्स का फ्रीक्वेंसी था, वही हो गया ओमेगा डी, लेकिन एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं रहता ये, तो वेयर ए का वैल्यू अलग से लिख देते हैं। एम्पलीट्यूड जो हो गया फोर्स्ड ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड, फोर्स्ड ऑसिलेशन को ही ड्रिवेन ऑसिलेशन बोलते हैं, है ना। ए इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ड्रिवेन ऑसिलेशन। ड्रिवेन मतलब फोर्स्ड ऑसिलेशन। ड्रिवेन वर्ड लिखा रहेगा तो उसमें घबराना मत, ड्रिवेन वर्ड मतलब फोर्स्ड ऑसिलेशन।
तो अब ये ए का वैल्यू जो होता है ये हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, इसको याद करना पड़ेगा तुमको डायरेक्ट। F0/m, ये F0/m जो था वो डिवाइडेड बाय रूट अंडर ये फोर्स के फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, और ये जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी था ओमेगा नॉट उसका स्क्वायर का डिफरेंस, फोर्स का फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट के डिफरेंस का स्क्वायर का रूट लेते, मतलब होल स्क्वायर करते हैं, रूट नहीं होल स्क्वायर, माइनस ये प्लस बी ओमेगा डी बाय एम का होल स्क्वायर, ये आता है इसका वैल्यू, बी ओमेगा डी का बाय एम का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आता है। तो अब इसमें देखो ये एम्पलीट्यूड का ये वैल्यू आया, दो फ्रीक्वेंसी, एक फोर्स वाला फ्रीक्वेंसी जो जितने टाइम पे लगा रहा था बार बार, एक नेचुरली जो ऑसिलेट करता है अगर रेजिस्टेंस नहीं रहता तो ओमेगा नॉट से, अगर हवा का रेजिस्टेंस नहीं रहता तो ओमेगा नॉट से ऑसिलेट करता, फोर्स भी नहीं लगाता था। अब फोर्स का फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी है, अगर ये दोनों फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाए, ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो कम से डिवाइड करो तो एम्पलीट्यूड ज्यादा हो जाएगा, तो उसको रेजोनेंस का कंडीशन बोलते हैं। तो रेजोनेंस मतलब क्या होता है, जैसे ये कलम है, इसके भी पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं, हर एक के पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं, दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये बोर्ड है, इसका भी पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, ये दीवार है, इसका भी कण ऑसिलेट कर रहा है, तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा है नेकेड आई से। तो दुनिया में जितना भी बॉडी है हर एक के पार्टिकल मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट्स है, इलास्टिक फोर्सेस है, उसमें ऑसिलेशन होते रहता है, उसमें ऑसिलेशन होते रहता है, नेकेड आई से तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा है, माइक्रोस्कोप से देखोगे तो दिखाई पड़ेगा। तो दुनिया का हर एक पार्टिकल एक खास फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करते रहते हैं। अब इसमें जितने फ्रीक्वेंसी से ये ऑसिलेट कर रहा है उसी फ्रीक्वेंसी से इसमें फोर्स अगर लगाएंगे तो क्या होगा कि इस बोर्ड के पार्टिकल का ऑसिलेशन बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, तो टूट भी सकता है दीवार या बोर्ड। मतलब दो फ्रीक्वेंसी सेम हो जाता है तो ऑसिलेशन होता है। जैसे तुम्हारे पढ़ाई लिखाई का जो फ्रीक्वेंसी है, जितना तुम जानता और जितना मेहनत करता है, और एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में और एडवांस में, उसका फ्रीक्वेंसी अलग है, तुम्हारा माइंड का भी फ्रीक्वेंसी अलग है। दोनों फ्रीक्वेंसी अगर सेम हो गया, उसको बोलते हैं मैच कर गया, तो रेजोनेंस होगा और आईआईटी क्रैक हो जाएगा, नीट क्रैक हो जाएगा, क्वालिफाई कर जाएगा। तो दुनिया में जैसे कि पुल, अमेरिका में एक ब्रिज था, उस ब्रिज पे सैनिक कदम ताल बना के चलता था, लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, तो उसके कदम ताल का फ्रीक्वेंसी उस पुल के फ्रीक्वेंसी से मैच कर गया, तो पुल ही पूरा टूट गया था। तो जब दो बॉडी के फ्रीक्वेंसी सेम हो जाते हैं तो ऑसिलेशन उस बॉडी का और तेज हो जाता है, बहुत ज्यादा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करने लगता है, उस कंडीशन को रेजोनेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे तुम देख सकता है एम्पलीट्यूड ए विल इंक्रीज, एम्पलीट्यूड ए विल इंक्रीज। देखो अगर ये दोनों डिफरेंट होगा तो कोई बड़ा कोई छोटा होगा, ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, कोई बड़ा कोई छोटा आएगा, उसमें माइनस करेंगे प्लस या माइनस आएगा, लेकिन स्क्वायर है ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा पूरा का पूरा, तो इसमें जुट ही जाएगा। तो ये जो ज्यादा चीज से डिवाइड करे तो एम्पलीट्यूड कम आएगा, लेकिन ये अगर जीरो कर दे तब इतना ही से डिवाइड करना पड़ेगा उसको तुमको, तब एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, कम से डिवाइड करेगा तो एम्पलीट्यूड विल इंक्रीज इफ ओमेगा डी इक्वल टू ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट क्या था, जितने फ्रीक्वेंसी से हवा में वैक्यूम में स्प्रिंग ब्लॉक ऑसिलेट करता था, और ये क्या ओमेगा डी, जितने फ्रीक्वेंसी से तुम बार बार फोर्स लगा रहा है, धक्का मार रहा है, तो दोनों फ्रीक्वेंसी अगर सेम हो गया तो जोर जोर से झूला झूलने लगेगा। इसलिए झूला झूलाने वाला आदमी भी उसमें भी कला होना चाहिए, वो खास तरीके से मारता है फोर्स तो और ज्यादा जोर से झूलता है। बहुत लोग बहुत जोर से मारता है तो नहीं झूलता, या जैसे मन तैसे फोर्स लगाया कभी नहीं लगाया, तो ये फ्रीक्वेंसी मैच करना चाहिए, तब एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ज्यादा हो जाएगा। तो झूला झूलाने का भी टेक्निक होगा। एम्पलीट्यूड ए विल इंक्रीज इफ ओमेगा डी इक्वल टू ओमेगा नॉट, मतलब फोर्स लगाने का फ्रीक्वेंसी और हवा में वैक्यूम में ऑसिलेट करने का फ्रीक्वेंसी सेम हो गया। दिस कंडीशन इज नोन एज
condition of resonance is known as condition of resonance. Condition of resonance. रेजोनेंस, ये रेजोनेंस का कंडीशन कहलाता है। एक्चुअली में थोड़ा सा डिफरेंट होता है रेजोनेंस का फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन, लेकिन इस केस में अभी तत्काल हम लोग लिख रहे हैं कि ये दोनों बराबर हो गया तो मैक्सिमम हुआ एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। तो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन मैक्सिमम हो जाएगा उस फ्रीक्वेंसी को ओमेगा नॉट। अगर डैम्पिंग कोफिशिएंट जो है, डैम्पिंग कांस्टेंट बी कम है, इसको छोड़ देंगे हम लोग, डैम्पिंग कोफिशिएंट कम है अगर बहुत, तो छोड़ देंगे तो ये ओमेगा डी माइनस ओमेगा नॉट हो जाएगा। नोट कर लो इसको जल्दी से। तो इसके लास्ट में ग्राफ हम लोग खींच देते हैं, इस फ्रीक्वेंसी पे एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बढ़ जाए, एक ग्राफ खींच के दिखा देते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। एक ग्राफ खींच के हम लोग देख लेते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। जैसे ये एम्पलीट्यूड इधर दिखा दिए और इधर डिफरेंट डिफरेंट एंड फोर्स का फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं और उसके साथ इसका ग्राफ खींच देते हैं। ओमेगा डी बाय ओमेगा का रेशियो 1 जब हुआ तब बोले थे एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा हो गया, तो ये ओमेगा डी बाय ओमेगा नॉट का रेशियो का ग्राफ है। तो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है ये, अलग अलग वैल्यू बी के लिए खींचा गया है। तो मान लो कि ये बी का वैल्यू जो है जैसे जैसे कम होते जाएगा एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बढ़ता चला जाएगा। बहुत ज्यादा डैम्पिंग होगा तो कम ऑसिलेट करेगा, और बी का वैल्यू जब कम होगा तो सबसे ज्यादा ऑसिलेट करेगा। इस ग्राफ से बोल सकते हो कि इसका बी ज्यादा होगा, डैम्पिंग कोएफिशिएंट ज्यादा हुआ तो कमी ऊंचाई तक गया, और इस वाले में ज्यादा ऊंचा ऊपर गया, इसका बी कम होगा, मतलब डैम्पिंग कोएफिशिएंट इसके तुलना में इसका कम है और इसके तुलना में इसका कम है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ये सबसे ज्यादा कब होता है, जब ओमेगा डी बाय ओमेगा नॉट का वैल्यू 1 होगा। मतलब ओमेगा डी बाय ओमेगा नॉट का वैल्यू 1 होने का मतलब दोनों बराबर हो, तो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन सबसे ज्यादा है। और ये ग्राफ है एक्सपेरिमेंटली खींचा गया, तो इसमें बी का वैल्यू लिखा गया है 140 ग्राम पर सेकंड, और इसमें बी का वैल्यू इससे कम है 70 है, और लास्ट वाले में 50 है। तो इस डाटा से तुमको ये देखना है क्वेश्चन क्या पूछेगा एग्जाम। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भाई इसमें B1 B2 B3 दे देगा, अब बोलेगा कि बी को अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले ये लिखेगा, फिर ये लिखेगा, फिर ये लिखेगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो तो ये लिखेगा, ये लिखेगा, ये लिखेगा। तो जैसे जैसे बी घटता चला जाएगा एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इंक्रीज। और जहां पे ओमेगा और डी और ओमेगा नॉट बराबर हो गया, 1 किसका वैल्यू है, ओमेगा डी बाय ओमेगा नॉट का बराबर हो गया यहाँ पे, तो वहां पे एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा होगा ऑसिलेशन। इसी को बोलते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन, एंड दिस इज ऑल अबाउट एसएचएम। और यही एसएचएम का पूरा कहानी है, यही एसएचएम का कंप्लीट कहानी है। तो क्या क्या पढ़ाया एसएचएम में तुमको हम, तो सबसे पहले तुमको बताया कि भाई इक्वेशन कैसे लिखते हैं। पहले टर्म्स बताए, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स सब निकाले इक्वेशन लिख करके। पहले फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेवलेंथ ये सब बताए, फेज बताए। फिर उसके बाद तुमको जो है हमने इक्वेशन बताया एसएचएम का, सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन एसएचएम का इक्वेशन देता है। तो फोटो से इक्वेशन लिखना, इक्वेशन से फोटो बनाना सिखाए। फिर एक जगह से दूसरी जगह कितना टाइम लगता है वो सब निकाला, शुरू वाला क्वेश्चन। उसके बाद फिर टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन निकालना शुरू किया, स्प्रिंग का निकाला, लिक्विड का निकाला, है कि नहीं, ब्लॉक्स का निकाला, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम का एसएचएम कैसे टाइम पीरियड निकालते हैं वो सीखा। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ एसएचएम पढ़ा, उसके बाद डैम्प्ड ऑसिलेशन पढ़ा, फिर फोर्स्ड ऑसिलेशन पढ़ा। तो इतना एसएचएम का कहानी है। अब जितना कंसेप्ट हम दिए हैं उसी कंसेप्ट पे तुम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाते जाएगा। बहुत सारा क्वेश्चन किताबों में है, तो तुमको प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस करेगा तो धीरे धीरे सारा क्वेश्चन बनाने के लिए सीख जाए। तो आगे हम लोग वेव्स शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे, वेव्स एंड ऑसिलेशन हो गया, यही ऑसिलेशन था। अब वेव शुरू करेंगे, वेव्स में साउंड वेव भी पढ़ना है और जनरल वेव के बारे में भी पढ़ना है। तो अगले क्लास में हम लोग वेव शुरू करेंगे। कल क्लास ऑफ रखते हैं, परसों शुरू करेंगे वेव्स, ठीक है। तो कल तुम लोग का एक टेस्ट ले लेंगे, कल तुम लोग का एक टेस्ट ले लेंगे।
वर्क पावर एनर्जी तैयार कर लेना, वर्क पावर एनर्जी का टेस्ट ले लेंगे, वर्क पावर एनर्जी रिवीजन कर लेना, एक टेस्ट ले लेंगे, टेस्ट नहीं हुआ बहुत दिन से। तो परसों तुम लोग को हम लोग पढ़ाएंगे, मैं पढ़ाऊंगा क्या, वेव्स, वो इंपॉर्टेंट है क्लास के लिए। आज इतना ही रहने देते हैं। अब एसएचएम का प्रैक्टिस अब करना, क्वेश्चन शुरू कीजिए। शुरू क्या, खत्म करना चाहिए था, शुरू तो पहले दिन से करना चाहिए था। ठीक, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।